Hello students, this is your mentor and guide Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and even much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS 100% free of cost during this lockdown crisis. So aspirants in UGC paper 1 preparational series, the 9th unit of UGC paper 1 is people development and environment is going on, in which today I will cover its second subtopic of human and environment interaction, anthropogenic activities and their impact on the environment, that is the part 2. ये जो सब टॉपिक है सेकेंड सब टॉपिक है जिसमें जो 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, ठीक है जी, उसका ये सेकेंड सब टॉपिक है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने कल कराया था। वो वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन डिटेल में समझाई थी, ठीक है जी। और उसके बाद आज पार्ट 2, ठीक है जी, ये जो सब टॉपिक सेकंड है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो सब टॉपिक थर्ड की लेके आऊँगी मैं, ठीक है जी। सो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ये सिलेबस चल रहा है और यूजीसी में पहले 5 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये 6ठा यूनिट चल रहा है, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट 1 में हमने जो क्या किया, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन डिटेल में किया। उसके बाद मैंने उस पार्ट 1 में आपको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब समझाया था डिटेल में, उसके फीचर्स, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड एक्सेट्रा, ये समझाया था। और उसके बाद अब करते हैं इस वीडियो में कॉजेज़ एंड रीजंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। किन कारणों से, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेस्ड हैं, ठीक है जी। क्या होती हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस करते हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है, दैट एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अब ये स्क्रीन के ऊपर ये कल की लास्ट स्लाइड थी, पार्ट 1 वीडियो की जो है ये कल की लास्ट स्लाइड थी जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस स्लाइड को मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताए थे और अब मैंने कहा था कि टू बी कॉन्टिन्यूड इन द सेकेंड पार्ट। तो ये जो लास्ट स्लाइड थी फर्स्ट वीडियो की, उसका ये प्रेजेंटेशन है, इनको हम डिटेल में करेंगे। जो फैक्टर्स, जो रीजंस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ह्यूमन ओवर कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइट पोल्यूशन एंड सो ऑन, टोटल जो है वो 19 तरह के जो है डिफरेंट रीजंस बनते हैं। टोटलिटी में अगर हम देखें तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के ये सारे कॉजेज़ रहते हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो पेपर बेस्ड है और पेपर इन्हीं कारणों के ऊपर और इन्हीं इम्पैक्ट्स के ऊपर जो है वो पेपर में एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली 100% आता है, ठीक है जी। तो चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन अकर्स व्हेन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ये ऑटोमेटिक ही हो रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन अनलिमिटेडली जो है वो बढ़ रही है। तो ये भी एक ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है। एनवायरनमेंट ओवर पॉपुलेशन से भी जो है वो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, तो एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले ये कॉज है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का फर्स्ट कॉज, ठीक है जी। जो ये स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दिखाए ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ओवर कंजम्पशन का मतलब है ऐसी सिचुएशन वेयर रिसोर्स हैज़ outpace the sustainable capacity of the ecosystem। जितना भी हमारा इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हैं। इतने तो वो अवेलेबल भी नहीं हैं, ठीक है। और जितने भी हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करके हम उनको जो है वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको जो है डुप्लीकेशन उनकी कर रहे हैं, हम उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम जो है वो खारिज कर रहे हैं। अगर हम ओवर
कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो आने वाले जनरेशन्स के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचेगा। ठीक है जी। सो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का। अ प्रोलॉन्ग्ड पैटर्न ऑफ ओवर कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द इवेंचुअल लॉस ऑफ रिसोर्स बेसिस। आने वाले जनरेशन्स के लिए हमने रिसोर्सेज छोड़ने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और ज़्यादा जाना है, ना कि ओवर कंजम्पशन और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। तो ये भी सेकंड तरह का जो है कॉज है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का। थर्ड कॉज इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ और एज इट इज समटाइम्स फ्रेज टू द चेंज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, मैंने आपको कल भी बताया था, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज जो है बहुत साउंड हो रहे हैं, तो उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे भी ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है ह्यूमंस की। जैसे जैसे हम नई मशीन्स, नए रॉकेट्स, नई मिसाइल्स, नए न्यूक्लियर वेपन्स, नई नई जो हैं वो टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, उससे क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी जो है ये बहुत बड़ा कारण है डिप्लीशन ऑफ एनवायरनमेंट का, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, दैट इज़ एक्सेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो है वो रीज़न है एग्रीकल्चर की वजह से भी जो आजकल खेती बाड़ी के पैटर्न्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई, उनसे भी इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है। द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ agriculture varies based on the wide variety of agriculture practices employed around the world. Ultimately, the environmental impact depends upon the production practices of the system used by farmers. पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि फार्मर्स जो हैं वो यूरिया अगर यूज़ करते थे वो काऊ डंग से बन जाता था। ठीक है, सिंपली नेचुरल रिसोर्स होता था, वो नेचुरल यूरिया होता था, काऊ डंग से बन जाता था। लेकिन जो आजकल के यूरिया हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो क्या हैं, वो मॉडर्नाइज्ड हैं, वो केमिकल बेस्ड हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या है, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ती है, उससे प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स से, यूरिया से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है फसलों की बढ़ाने के लिए हम केमिकल्स जो है वो सॉइल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो सॉइल क्या हो रही है, वो नेचुरल रिसोर्स है, वो डिप्लीट हो रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल के में बताया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो मॉडर्नाइज्ड हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो सॉइल को, एनवायरनमेंट को जो है वो डिग्रेड कर रही है। तो ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन, वैसे आपने बहुत सारे पॉल्यूशन सुने होंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है जी, साउंड पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन। लेकिन लाइट पॉल्यूशन क्या है, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट का। लाइट पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एंड आर्टिफिशियल लाइट इन द नाइट एनवायरनमेंट। नाइट में अंधेरा है, सूरज छुप जाता है, लेकिन उस अंधेरे को वैनिश करने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल लाइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया में भी, इवन कि बाहर फॉरेन में भी जाएँ तो वहाँ पे तो 24/7 लाइटिंग ही लाइटिंग होती है। ठीक है जी। रात में तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है। अब इंडिया में भी जो है, हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा 24/7 का कल्चर हो रहा है। ठीक है जी। तो वो लाइट से भी पॉल्यूशन होता है। इट इज़ exacerbated by excessive, misdirected or obstructive use of light, but even carefully used light fundamentally alters natural conditions. Natural conditions के साथ हम खेल रहे हैं, नेचुरल लाइट नहीं है, हम ओवर लाइट जो है वो मैन मेड लाइट जो है वो नाइट को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट हो रहा है। लाइट की जो रेडिएशंस होती हैं, लाइट रेडिएशंस, वो भी एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रही हैं। तो ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं, जो डिफरेंट हम जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, आजकल टोबैकोज बीवरेजेस हो रहे हैं, टोबैको प्रोडक्शन हो रही है, केमिकल प्रोडक्शन हो रही है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल प्रोडक्शन हो रही है, एक्सप्लोजिव्स एंड अदर तरह की जो है क्रैकर्स की प्रोडक्शन हो रही है, एंड सो ऑन। मशीनरी की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, फूड प्रोडक्ट्स की, जो प्रिजर्वेबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी प्रोडक्शंस कर रहे हैं जो नेचुरली कम है लेकिन मैन मेड ज़्यादा हो गई हैं। तो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी जो हैं, क्योंकि हम अपनी हर एक रिक्वायरमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रहे हैं ओवर प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सो उससे भी इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं और उससे भी इन्वायरमेंट जो है डिप्लीट हो रहा है। तो ये भी इट्स ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमंस। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब है कि कोई नई प्रजातियाँ, उनकी इंट्रोडक्शन, पर्टिकुलरली प्लांट्स
into new areas by whatever means and for whatever reasons have brought about major and permanent changes to the environment over large areas. यहाँ पे अब नेचुरली अगर यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो प्लांटेशन जो नेचुरली होती थी वो भी हो रही है, आजकल भी हो रही है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भी प्लांटेशंस जो है वो हो रही हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है या आर्टिफिशियल, क्योंकि अब चाइना में या कहीं पे भी बहुत मतलब वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लांटेशन नहीं होती है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स में कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन और क्रॉपिंग होती है, ठीक है, फार्मिंग होती है। उससे भी क्या है, ये मतलब प्लांट्स को जिन जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे प्लांट ना करके, प्लांटेशन ना करके, हम उनको जो है अपने हिसाब से एरिया वाइज उसको बांट देते हैं या एरिया वाइज उसको उगाते हैं। उससे भी क्या है, उससे भी एक नई स्पीशीज़ जो हैं या जो ये जो प्लांट की नई स्पीशीज़ हैं या कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हमने खुद भी जो है डेवलप करने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, उससे भी जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और क्रिएचर और एनीथिंग, इट ऑल्सो डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट चलते हैं, द एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड कंजम्पशन इज डाइवर्स। नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड consumption. So in recent years there are been a trend towards the increased commercialization of various renewable energy resources. So in the real world the consumption of fossil fuel resources leads to global warming and climate change. मतलब कहने का है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मतलब ओवर कंजम्पशन कह लो या नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा हम नेचुरली यूज़ ना करके उनको बार बार उनको रिफ़ाइन करते हैं, बार बार उनको पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है जी, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो जिस फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं, रॉ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनको उन फॉर्म में यूज़ ना करते हुए उसकी रिफाइनिंग कितनी कर देते हैं, उसको इसमें मैनिपुलेशन कितनी कर देते हैं, उसमें पॉलिशिंग कितनी कर देते हैं, उससे भी क्या है जो है एनर्जी, जो रियल एनर्जी है वो वैनिश हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जो है वो क्राइटेरिया डेवलप हो रहा है, उससे भी जो है इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है जी, अब दे हैव द फॉसिल फ्यूल्स आर मेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, दे आर मेकिंग, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्मेट होने में, बट जब वो फॉर्मेट होते हैं साथ ही उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद फिर वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में। तो ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिससे इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग कैन अकर एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल स्केल्स थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस। Impacts can result in erosion, sinkholes, loss of biodiversity, or the contamination of soil, groundwater, and surface water by the chemicals emitted from the mining process. बड़ी बड़ी माइंस, खदानें होती हैं, चाहे वो कोयले की हों, चाहे वो गोल्ड की हों, बहुत सारी जैसे माइनिंग एक्टिविटी है, माइनिंग से भी जो क्या है, हम बिल्कुल इन डेप्थ जाके जो है वो उसको मिनरल्स को लेते हैं, माइनिंग करते हैं, फिर उनको रिफाइनिंग करते हैं। ये भी एक्टिविटीज़ जो हैं ओवर अगर हम करेंगे, एक तो लिमिटेड अगर करेंगे तो ठीक है, अगर उनको भी, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमें बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए माइनिंग जो है वो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। गोल्ड का, अब फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की माइन देखें तो गोल्ड भी खरीदने वाले बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें उनको कैटर करने के लिए फिर माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग जो है फटाफट से अभी इतना डेवलप भी नहीं हुआ होता कि मिनरल्स की, उनकी माइनिंग पहले शुरू हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग कैन ऑल्सो डिप्लीट द इन्वायरमेंट, ठीक है जी, जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा ही हम उसको जो है रिफाइन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो ये भी जो है इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंटैमिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। सो ये भी इसके ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जो इन्वायरमेंट को जो है वो हार्म करती है। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट ये तो सबको ही पता है, क्योंकि आजकल की ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पता है पोल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है जी, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, एंड जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस जो है नाइट्रोजन रिलीज़ करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, एंड व्हीकल्स में एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होती है, नाइट्रोजन एमिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, पॉइजनस गैसेस होती हैं पोल्यूशन में, उससे एयर पोल्यूशन होती है, ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन को भी अब ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा हमने जो है डेवलपमेंट हो रही है सब तरफ की
कई बार क्या होता है कि इतनी व्हीकल्स की ज़रूरत भी नहीं होती जितने व्हीकल्स जो हैं हम खरीद लेते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है व्हीकल्स का इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उस पर होता है। जितने व्हीकल्स यूज़ करेंगे पॉल्यूशन होगा, उससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग होगी। और जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आगे जाके जो है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी एक दिक्कत जो है वो बन सकती है। तो ये भी, इसको भी रोकना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटीरिएशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, सॉइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, habitat destructions, extinction of wildlife and pollution. When natural habitats are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. Next cause क्या है, environmental degradation। तो ये बहुत बड़ा एक वास्ट लेवल पे ये कॉज है, कॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसमें कंप्लीट इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है। चाहे वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से हो रहा हो, चाहे वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से हो रहा हो, चाहे वो एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और रिसोर्सेज से हो रहा हो, चाहे वो किसी तरह के नेचुरल हैबिटेट्स को की भी एक्सटिंक्शन हो रही हो। ये सारे फैक्टर्स जो हैं पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। तो ये भी, फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है जी, तो उस वो भी डिप्लीट हो रहा है बिकॉज हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, हर तरफ ट्रीज़ काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए, अपने एरियाज़ बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, ठीक है, पार्क्स बनाने के लिए, एवरीथिंग, मतलब ठीक है, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं लैंड का, लैंड के ऊपर से जितने भी प्लांटेशन है वो कट कर रहे हैं। तो इससे भी, ये भी, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट। सो ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हर कोई है, मैं पूरी की पूरी 19 यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वन बाय वन सारी की सारी डिटेल में कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूटा। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कॉजेज़, इम्पैक्ट्स, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और पूरे के पूरे जितने भी इम्पैक्ट्स हैं, जितने भी कॉजेज़ हैं, सारे के सारे A to Z मैंने जो है इस प्रेजेंटेशन में आपको करा देने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सो मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नाइट्रोजन साइकिल, burning fossil fuels, application of nitrogen based fertilizers and other activities can dramatically increase the amount of biological available nitrogen in an ecosystem. यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कॉज क्या है, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर भी आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है किस गैस की है, नाइट्रोजन गैस की है, ठीक है जी। और सबसे कम परसेंटेज कौन सी गैस की है, क्योंकि अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सबसे कम परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन रह गई है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। तो उस जो नाइट्रोजन साइकिल है वो भी ज़्यादा हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से नाइट्रोजन साइकिल भी जो है वो इरेगुलर हो रहा है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। हम क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब पूरा उनका उग जाते हैं, कल्टीवेशन कर लेते हैं, ठीक है, उनकी फसलें फिर काट के हार्वेस्ट करके जो बाकी का जो वेस्ट प्लांटेशन है उनको जला देते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर पंजाबी में बात करें तो वो पराली होती है, उसको जला देते हैं। वो भी क्या करती है, और सरकार ने बहुत बड़े एक्शंस लिए हैं कि फार्मर्स ने खेत नहीं जलाने हैं, ठीक है जी। अगर वो मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो है वो जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है सॉइल के ऊपर वो नहीं जलाना है, लेकिन फार्मर्स जला देते हैं। उससे क्या होता है, उससे नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इन द इरेगुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है जी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मास एक्सटिंक्शन, डिफॉर्मेशन एंड डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या है कि जो स्पीशीज़ हैं या वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स या क्रिएचर्स हैं, वो अर्थ से जो है वो वैनिश हो रहे हैं, ठीक है जी। डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इस प्लैनेट से, अर्थ के ऊपर से ही जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इससे भी जो है इन्वायरमेंट का जो जैसे लाइफ साइकिल होता है, ठीक है जी, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगा, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है
पूरा का पूरा जो है इसका इम्पैक्ट हम पे ह्यूमंस पे सबसे पहले आएगा। तो ये भी नहीं करना। डिफॉर्नेशन इज़ द लॉस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, ठीक है जी। तो कोई भी जो भी स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की हैं, किसी भी इंसेक्ट की हैं, किसी भी क्रिएचर की हैं, एक्सटिंक्ट ना हो जैसे वो नेचुरली हैं। क्योंकि एक्सटिंक्ट क्यों हो रही हैं उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है जी। हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनसे वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने टॉवर्स लगा दिए हैं बड़े बड़े, ठीक है, एयरटेल ने, वोडाफोन ने, मतलब जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वो टावर्स लगा दी। टावर लगाने से क्या होता है कि बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे स्पैरो है और बहुत सारे, है ना। ये ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ये मास एक्सटिंक्शन करती हैं एंड डिफॉर्नेशन करती हैं और बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन करती हैं, और ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ये भी दिस इज़ द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑफ इन द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन डिप्लीशन। अब क्या है, एक और कॉज है, ओजोन डिप्लीशन भी हो रही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप देखें आज के जो ह्यूमंस हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर एक वो चीज़ कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। ओजोन डिप्लीशन डिस्क्राइब्स टू रिलेटेड इवेंट्स ऑब्जर्व्ड सिंस द लेट 1970s। अ स्टडी लोअरिंग ऑफ अबाउट 4% in the total amount of ozone in Earth's atmosphere and a much larger springtime decrease in the stratospheric ozone around Earth's polar regions। कहने का मतलब है कि जो भी, जैसे आपको पता है कि ऊपर एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में जो एक होल जो मतलब जो होल बनना शुरू हुआ था 1970 से भी इवन पहले, तो उसमें अब जो होल है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। होल क्यों बड़ा हो रहा है? पॉल्यूशन से, जो भी व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, एयर कंडीशन से पोल्यूशन हो रहा है, हर तरफ से जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है जी। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये पॉइजनस गैसेस ज़्यादा बन रही हैं, उससे जो ओजोन लेयर है उसमें होल ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी क्या है, ये भी हमारे ऊपर, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ये भी वन ऑफ द कॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, ठीक है जी। सो यहाँ पे दो इंसिडेंट मैंने आपको बताए, 1970s का केस है एंड मतलब इवन कि ये आप ये स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में भी जो है वहाँ पे बहुत ही डिप्लीशन हो रही है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको पहले बता दिया, इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस विच इज कॉज्ड प्राइमरली बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एंड टू अननोन एक्सटेंट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंक्रीज मीथेन, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड सीमेंट प्रोडक्शन। ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी मैंने आपको कॉजेज अभी बोले, ये सारे कॉजेज, कई बार क्वेश्चन आया हुआ ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज। ग्लोबल वार्मिंग भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, और वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसके भी आगे फर्दर कॉजेज़ हैं। कौन कौन से कॉजेज़ हैं? दैट इज़ कंबस्शन ऑफ फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंक्रीज मीथेन लेवल, मीथेन भी एक गैस होती है, उसकी इंक्रीज हो रही है एनवायरनमेंट में, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड सीमेंट प्रोडक्शन। इन सब से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, कम नहीं होती है, बढ़ती है। तो ये भी एक्टिविटीज़ हमें कम करनी पड़ेंगी, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है। आप देख रहे हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ सारे हम लोग ही कर रहे हैं, ह्यूमंस ही कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ नेचुरल हैबिटेट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग इट्स नेटिव स्पीशीज। द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रीवियसली इनहैबिटेड the site are displaced or die, thereby reducing biodiversity and species abundance। habitat destruction, हैबिटेट क्या है? जहाँ पे कोई भी एनिमल है या क्रिएचर है, इवन ह्यूमन बींग्स भी हैं, जहाँ पे उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है अपने फिज़िक के अकॉर्डिंगली, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, वहाँ पे वो रह सकते हैं, उनको सारा खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, उनको सर्वाइवल की चीज़ें मिल रही हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। और हैबिटेट जो है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्ट, मतलब उसमें डिग्रेडेशन हो रही है, जहाँ पे जो हैबिटेट है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रहा है।
यहाँ से बर्ड्स माइग्रेट हो रहे हैं, कोई एनिमल्स माइग्रेट हो रहे हैं, कई बार ह्यूमंस भी, कई बार डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, उससे ह्यूमंस को भी माइग्रेट करना पड़ता है, जैसे वो जिस हैबिटेट में रह रहे होते हैं उनको भी जो है वो छोड़ कर जाना पड़ता है। तो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हैबिटेट डिस्टर्बेंस भी जो है वो हमारी ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के ऊपर निर्भर करती है, और ये भी कम होनी चाहिए। ठीक है जी, हम ऐसी कोई चीज़ ना करें, टेक्नोलॉजिकली इतनी ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को डिप्लीट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्या है, और यही पॉइंट आगे जाके मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू 2018 स्टडी इन नेचर 87% ऑफ ओशंस एंड 77% ऑफ द लैंड हैव बीन ऑल्टर्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड 23% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड मास रिमेन्स एज वाइल्डरनेस। ये स्टैटिस्टिक्स है 2018 में, अभी 20 चल रहा है। 18 में क्या हुआ था, 87% जो है ओशंस एंड 77% लैंड, ठीक है जी, हैव बिन ऑल्टर्ड। ठीक है जी, हैव बिन ऑल्टर्ड मतलब जो भी वो नेचुरली जैसे थी उनको ऑल्टर कर दिया गया थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। हमारी एक्टिविटीज़ जो नेगेटिव इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हम करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, उससे जो है ये इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 77% का जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, 23% का क्या है, जो प्लेन्स हैं लैंड मास के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्या है, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेज। अब क्या कर रहे हैं, हम लैंड को भी डिग्रेड कर रहे हैं अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, पर्टिकुलरली ड्रॉट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल्स एंड लैंड utility, negatively affecting the food production, livelihoods and the production of provision and other ecosystems, goods and services. Land degradation वही हमने सॉइल जो है वो इरोजन कर रहे हैं, सॉइल इरोजन कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, पानी को पल्यूट, लैंड में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पल्यूट कर रहे हैं, उससे सारी की सारी लैंड डिग्रेड हो रही है। उससे भी जो है ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, तो ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के अंडर के एम्बिएट में ही आ गई। तो ये भी जो है हमने नहीं करनी है या उसको लेसन कर देना है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि ओशंस के अंदर जो वाटर है उसका पीएच लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 इन दी ओशंस। ओशंस का जो पानी है उसका पीएच लेवल डिक्रीज़ हो जाना किसकी वजह से, CO2 की वजह से। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा में होना वो क्या करता है, पानी का पीएच लेवल डिक्रीज़ कर जाता है, जिससे जो है ओशंस में एसिड्स जो हैं, काफ़ी एसिड्स बन जाते हैं जो मेरीन लाइफ को, ओशन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ओशंस के जो है बैलेंस को, ओशियनिक बैलेंस को जो है वो हार्म करते हैं। ठीक है जी। सो इट इज़ द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द अर्थ्स ओशंस कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी। सी वाटर इज स्लाइटली बेसिक एंड ओशन एसिडिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स पीएच न्यूट्रल कंडीशंस rather than a transition to acidic conditions। ठीक है जी। तो ये एक मतलब आपको पता होना चाहिए कि 7 एटलीस्ट 7 होना चाहिए पीएच लेवल्स पानी का, तो उससे डिक्रीज़ हो रहा है CO2 की वजह से। ठीक है जी। तो ये भी ओशंस की लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है और मतलब ख़राब हो रही है। ठीक है जी। उसका भी बैलेंस जो है, ओशियानिक बैलेंस भी ख़राब हो रहा है। किससे? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी कोई गंदगी है फैक्ट्रीज़ की, माइंस की, ठीक है जी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जो भी गंदगी है, सीवेज है, वो सारी की सारी पानी में जाती है। पानी में, रिवर्स में, फिर रिवर्स जो हैं वो जो नदियां हैं वो सागर में मिलती हैं, सागर जो है फिर ओशंस में। तो ये सारा जो है एक्वाटिक लाइफ जो उससे डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है जी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है आज की प्रेजेंटेशन का, कि जितने भी आपको मैंने 19 कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कराए हैं ये आपको डिटेल में देखने हैं, लर्न करने क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। और कंक्लूजन मैं ये देखती हूँ कि ऑल पीपल नीड फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर, सबको चाहिए। टू मीट दीज नीड्स पीपल हैव टू यूज़ मटीरियल्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट से हमें रिसोर्सेज लेने ही पड़ेंगे। सो एज अ रिजल्ट पीपल हैव इम्पैक्ट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट इन देयर डेली लाइफ्स। हम जितना ही रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, उतना ही इन्वायरमेंट जो है वो गलत जो है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो हमें क्या करना है, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जितना भी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्सेज की, उसकी डुप्लीकेशन ना करें, ओवर वेस्टेज ना करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना
उतना ही यूज़ करें और बहुत ही ख्याल रखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो है आगे जनरेशन्स को भी उनके रिसोर्सेज जो है वो मिल पाएँ, ठीक है जी। सो पीपल ट्राई टू इंक्रीज द पॉजिटिव एंड डिक्रीज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज। मैंने आपको बोला था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन करता है जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। वो पॉजिटिव एक्टिविटी भी हो सकती है, वो नेगेटिव एक्टिविटी भी हो सकती है। ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है जिसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है, अगर हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करेंगे, पॉजिटिव स्टेप्स करेंगे, ठीक है जी, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो बूस्टअप होगा, इन्वायरमेंट जो है बहुत ही हेल्दी होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। और ऐसी एक्टिविटीज़ अगर करेंगे, नेगेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे इन्वायरमेंट डिप्लीट होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव और डिक्लाइनिंग जो है उसका इम्पैक्ट होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। तो हमें क्या है, वी हैव टू इंक्रीज द पॉजिटिव एक्टिविटीज़ एंड डिक्रीज द नेगेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है जी, विच हैव डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो पहला सोल्यूशन तो यही है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग अ रिसोर्स माइट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो क्रिएट पॉल्यूशन दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है जी। वर्किंग टुगेदर पीपल, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस कैन ट्राई टू यूज रिसोर्सेज वाइजली। जैसे कि आप अब ये देख सकते हो एक स्क्रीन के ऊपर एक जैसे विंड मिल्स बने हुए हैं, ठीक है जी। दीज विंड टर्बाइंस इन कैनेडा कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, रेन आएगी, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन अगर सपोज़ कहीं पे रेन नहीं पड़ रही, ड्रॉट पड़ रहा है या रेन की कैपेसिटी कम है, उस केस में हम क्या है, बड़े बड़े विंड टर्बाइंस लगा के, जो है विंड मिल्स लगा के उनसे भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरली कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ विंड टर्बाइंस लगाने हैं या फिर विंड मिल्स लगाने हैं। तो ऐसे चीज़ें, या फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल, और आपको एग्जांपल देती हूँ कि खाना बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हाँ जी गैस लगाएंगे, एलपीजी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, वो कम कर दें और हम क्या करें, सोलर एनर्जी यूज़ करें, सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं, सोलर हीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे रिसोर्सेज जो है नेचुरली जो चार्ज अप हो सकते हैं या नेचुरली जो है वो हमारा काम कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करें इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। और हमने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी है इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव एक्टिविटीज़, ठीक है जी। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। हमारा जो सब टॉपिक जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का, वो आज खत्म हो गया है। 2 सब टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ। फर्स्ट सब टॉपिक कौन सा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो मैंने आपको 2 वीडियोज़ में करवा दिए। उसके बाद ये वाला टॉपिक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का, ये भी मैंने आपको 2 वीडियोज़ में करा दिया। अब अगली वीडियो में मैं थर्ड सब टॉपिक लेके आऊँगी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। लेकिन अब इस वीकेंड में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आपको पता है हमारे इस चैनल का ट्रेंड है, जो भी थ्रू आउट वीक करें उसके एंड में, वीकेंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो एक्चुअली आए हुए हैं, वो डिस्कस करवाती हूँ, ठीक है जी। सो कल मैं नई वीडियो लेके आऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट पार्ट विच वी हैव कवर्ड इन दिस वीक, ठीक है जी, इन दी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, चैनल को शेयर करें। एस्पिरेंट्स, जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं, जो पुअर एस्पिरेंट्स हैं, जो इस लॉकडाउन क्राइसिस के थ्रू जो है दौरान अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, तो उनको ये चैनल जो है वो शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करवाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री एजुकेशन जो आप इस चैनल के ऊपर ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।